Hi बच्चों, hi, good evening to everybody, good evening, a very warm welcome to all of you in my class. So first of all, let me know, is audio, video, everything fine, everything clear? कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑडियो वीडियो दोनों दोनों क्लियर है? एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सब, so that we will proceed our topic. Okay, so सर ऑडियो वीडियो क्लियर सर, ऑडियो क्लियर है सर, वीडियो भी क्लियर है। महवेश, साहिल, तमन्ना, मुसैब, एवरीथिंग ओके, नाइस नाइस, एवरीथिंग इज क्लियर, देन वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन। ओके, वेरी गुड। सो बेटा, first of all let me introduce myself. My name is Tasadduq Aslam and I teach social science up to class 12th. Okay, up to class 12th. But today what we are going to discuss, which class we are going to discuss, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है स्पेसिफिकली किस क्लास को लेकर, दैट इज क्लास 10th को लेकर। ओके, क्लास 10th को लेकर। बट सोशल साइंस में स्टूडेंट्स आपको पता है कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, स्पेशली जेके बोर्ड्स में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, ज़रा आप मेरे को बताइए कमेंट सेशन में। सो आंसर आ गया हमारा महविश का, साहिल का, तमन्ना का। सर टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। वेरी गुड, टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सोशल साइंस में जेके बोर्ड्स में। कौन कौन से? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सिविक हिस्ट्री, जियोग्राफी, देन आपका 2 और आता है इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑल दीज 5 सब्जेक्ट्स कंप्राइज, टोटल कंबाइन करके हम इनको सोशल साइंस कहते हैं। और इन 5 सब्जेक्ट्स में बेटा आज हम कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं? वो कैन एनीबडी टेल मी इन कमेंट सेशन? सर पॉलिटिकल साइंस, वेरी गुड, पॉलिटिकल साइंस हम डिस्कस करना जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस सिविक्स में हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म, जो आपका टॉपिक है बेटा, वो वाला चैप्टर हम आपका सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, नाइस, ओके। सो एज यू ऑल ऑफ नो कि जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं बेटा, कोई भी चीज़, कोई भी काम करने जा रहे होते हैं, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए हमें उसका यूजेज क्या है, उसकी वेटेज कितनी है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इस वाले चैप्टर की, फेडरलिज्म वाले चैप्टर की, तो इसके हमें टोटल 5 मार्क्स आते हैं एग्जाम्स में। कितने मार्क्स आते हैं? 5 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा हमें फाइनल एग्जाम में जेके बोर्ड्स के। ठीक सर, 5 मार्क्स का तो आएगा, क्या 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन? क्या 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे? क्या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप? सर ये तो हमें पता नहीं है। इट्स ओके स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, स्टिल आई विल टेल यू कि आपको 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आएगा। जरा बताओ कौन सा क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का? एनीबडी टेल मी प्लीज? वेरी गुड, साहिल का आंसर आ गया। सर 2 मार्क्स का हमें मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा। वेरी गुड, मैप बेस्ड क्वेश्चन। जो मैप मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, नॉट जस्ट इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप भी आपको, पॉलिटिकल मैप पता होना चाहिए। वो हम डिस्कस करेंगे अब आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो वी विल डिस्कस मैप बेस्ड का कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसा आया था मैप बेस्ड का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल दीज थिंग्स, कैन एनीबडी टेल मी इन द क्लास क्विकली लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आया था मैप बेस्ड का? मैं देखता हूँ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं या नहीं देखते हैं। सो वेरी गुड, तमन्ना का आंसर आ गया। तमन्ना इज सेइंग सर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, वी हैव टू लोकेट, यू आर सपोज टू लोकेट 2 नॉन फेडरल कंट्रीज, 2 नॉन फेडरल कंट्रीज हमें लोकेट करनी थी मैप पे। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तमन्ना, साहिल, ऑल दीज पीपल आर लाइक वॉचिंग कंटिन्यूसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कीप इन माइंड। तो ये लोग जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपने माइंड में रखते हैं, और आप बाकी लोगों को दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, PYQ आपको पता होना चाहिए। इसको नहीं पता है, वी विल डिस्कस इट। ओके, वेरी गुड। सिलेबस, PYQ, these two are very key important, plays very key important role in your examination. Very good. So दिस वॉज माई इंट्रोडक्शन। और फेडरलिज्म के रिलेटेड भी हमने डिस्कस किया, और हमने देखा कि कितने मार्क्स का हमें ये चैप्टर एग्जामिनेशन में आएगा। अब सर, अब इतना तो हमने डिस्कस किया सर, अब हमें बताइए कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो क्या क्या चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, वेरी गुड। सो अगर हम बात करें सर, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज, दैट इज व्हाट इज बेसिकली फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है?
कंसेप्ट देखेंगे हम फेडरलिज्म का, डेफिनेशन देखेंगे हम फेडरलिज्म की, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट हमारे लिए इजी बन जाए चैप्टर। वेरी गुड। सो अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर में बेटा रहने वाला है दैट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सर फीचर्स क्या होता है? फीचर्स का हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर वो चीज़ होती है, खूबियाँ, कौन कौन से फीचर्स होते हैं हमारे फेडरलिज्म में, जिनको देख के हम बताएंगे सर हाँ ये चीज़ हमारी कंट्री में पाई जाती है, दैट मीन्स फेडरलिज्म है। जैसे पावर डिवीजन है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 और मोर देन यूनिट्स। अगर ये चीज़ हमारी कंट्री में पाई जाती है, 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स में पावर हमें डिवाइड देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स आवर कंट्री इज अ फेडरल कंट्री। तो ये सारे फीचर्स और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, 7-8 फीचर्स हम देखेंगे, अच्छे से उसको हमें याद रखेंगे सो दैट एग्जामिनेशन में हम भूलें ना और अच्छे से समझ के देखें। तो वो फीचर्स हम देखेंगे। देन व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। सर अगर इंडिया इज, आपने कहा इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, हमें बताइए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं, राइट। तो हम वही देखेंगे इस चैप्टर में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं, राइट। सो उसके बाद हम देखेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। सर फेडरलिज्म तो हमने बताया इंडिया में है, आपने हमें बताया, बट हमें एक और बात बताइए, हमें बताइए इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, हाउ इज बेसिकली फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, राइट। वही हम देखेंगे कि इंडिया में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे होती है, कौन से प्रोविजंस इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं, कौन से ऐसे तरीके अडॉप्ट किए हैं जिनसे ये जो प्रोविजंस ये दर्शाते हैं कि इंडिया इज रियली अ फेडरल कंट्री, नॉट जस्ट इन बुक्स बट प्रैक्टिकली इंडिया इज ऑल्सो अ फेडरल कंट्री। तो उसके बाद हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा टॉपिक जो है वो आपका रहने वाला है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कब आया, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। कैन एनीबडी इन द क्लास टेल मी व्हाट बेसिकली इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, क्या किसी को पता है? अगर पता है देन ही और शी कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने लोगों को पता है। ओके, सो आंसर आ गया बच्चों का। महविश इज सेइंग सर डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट प्रोसेस जिसमें पावर डिवाइड किया जाता है लोकल लेवल तक। वेरी गुड, वेरी गुड। डिसेंट्रलाइजेशन में हम वो बात देख रहे हैं प्रोसेस जिसमें पावर आप डिवाइड करते हो, पावर को और ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए 2 टायर से 3rd टायर हमने इंडिया ने बनाई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, पहले भी से थी, 1992 से पहले भी थी, जिसमें आपको सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल होता है। बट आज के टाइम पे एक और लेवल गवर्नमेंट है। कैन एनीबडी टेल मी इन द क्लास? यस, वेरी गुड। साहिल का आंसर है सर 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज पंचायती राज इन म्यूनसिपैलिटीज। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो यही है कि आपकी म्यूनसिपैलिटीज, पंचायती राज, वहाँ तक उनको डिसेंट्रलाइजेशन, उनको डिसीजन लेने का पावर गवर्नमेंट ने खुद से दिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1992 में। वो भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सारी चीज़ें, दिस विल बी अवर बैटल फील्ड, ये हमारा पूरा बैटल ग्राउंड रहने वाला है, बैटल फील्ड रहने वाला है, जिसमें हम एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को थॉरली डिस्कस, और कोई भी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। एंड आप लोग भी एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लेके आओगे डेफिनेटली, दिस इज आवर प्रॉमिस। ओके, सो वेरी गुड। एनीबडी इन द क्लास हैज एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस, जो अभी तक हमने आपको समझाया, ही और शी कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद वी विल फर्दर स्टार्ट our first topic, that is what is federalism. Okay, so अगर किसी को क्वेश्चन है तो he or she can ask. So इसका क्वेश्चन मुसाइब इज आस्किंग सर क्या मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इसी चैप्टर से आते हैं या एग्जैक्टली मैंने आपको बताया 2 मार्क्स जो हैं वो मैप में से ही आते हैं। और कैसे आते हैं, जैसे लास्ट ईयर आपको पूछा गया था मैप में से क्वेश्चन कि आपको, मैंने पहले आपको बताया लोकेट करना है 2 ऐसी कंट्री जो नॉन फेडरल इन नेचर है, दैट मीन जो फेडरलिज्म नहीं है, ऐसी 2 कंट्रीज। दैट मीन्स कि उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए वर्ल्ड मैप का, है ना। कंट्रीज अगर बतानी है वो मत इंडिया के पर्सपेक्टिव में है, वो है आपको कंट्रीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। तो उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट यहाँ पर मैप्स, ठीक है ना, डिफरेंट कंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो आपकी फेडरल हैं, कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो नॉन फेडरल इन नेचर हैं। लास्ट टाइम अगर नॉन फेडरल पूछा था, तो दिस ईयर दे माइट आस्क ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री लोकेट करो जो फेडरल इन नेचर है, ठीक है ना। तो वो अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में और आने वाली वीडियोस में, तो स्टे ट्यून्ड। एंड इसमें से तो फिलहाल इट इज़
our battlefield. So first, now we will begin our first topic, that is what is basically फेडरलिज्म. फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और कंसेप्ट देखेंगे फेडरलिज्म, ठीक है ना. ओके, देन लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज बेसिकली फेडरलिज्म. तो चलिए बेटा, अब हम फेडरलिज्म देखते हैं. फेडरलिज्म को समझते हैं थ्रू ए कंसेप्ट, थ्रू ए डेफिनेशन, ठीक है ना. एक डेफिनेशन से हम इसको कंसेप्ट को क्लियरली समझते हैं. तो फेडरलिज्म देखिए, अगर हम डेफिनेशन देखें फेडरलिज्म की, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ ए कंट्री. दो कीवर्ड्स हैं इसमें, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ ए कंट्री. दैट मीन्स अगर हम देखें बेटा, फेडरलिज्म एक ऐसे टाइप की गवर्नमेंट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप क्या करते हो, पावर को डिवाइड करते हो. पावर को डिवाइड करते हो एक सेंट्रल लेवल पे और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ ए कंट्री. कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ ए कंट्री होता है, फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट आपने प्रोविंसेस बना दिए, डिफरेंट स्टेट्स बना दिए, है ना. जैसे इंडिया में एक सेंट्रल यूनिट है, दैट इज न्यू दिल्ली, जहां से ऑल कमांड होती है पूरे इंडिया को ऐसे कंट्रोल किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा. यहाँ से एक सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी न्यू दिल्ली में बैठती है, ठीक. उसके बाद आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया में बाकी गवर्नमेंट्स भी हैं जो अपने अपने स्टेट्स को चलाती हैं, अपने अपने स्टेट्स के निज़ाम को देखती हैं, है ना. तो दैट मीन्स इसी तरह फेडरलिज्म हम लोग कहते हैं, फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. अब इन दोनों ने क्या काम किया, सेंट्रल अथॉरिटी ने, सेंट्रल अथॉरिटी फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया, और डिफरेंट स्टेट, अगर हम एक स्टेट को उठा लें फॉर एग्जांपल एमपी, मध्य प्रदेश, तो इन्होंने क्या काम किया, सेंट्रल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर क्या है और एमपी स्टेट के पावर क्या है. ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, ठीक है ना. और ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे एमपी की गवर्नमेंट लॉज बना सकती है. ये हमारे कंकरेंट लिस्ट में है ना. आप देखोगे स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, हम आगे जाके 8th शेड्यूल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आगे देखेंगे. बट राइट नाउ आपके कंसेप्ट के लिए इतना मैंने बता दिया कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहां पे आपका पावर जो है वो डिवाइड होता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स, जितने डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें सेंट्रल अथॉरिटी, उनमें सेंट्रल अथॉरिटी में कौन कौन से प्रोविंसेस हैं जहां पे वो लॉज बना सकते हैं, और स्टेट कौन कौन से प्रोविंसेस हैं जहां पे स्टेट को हक दिया गया है कि आप वहां पे लॉज बनाओ, वहां पे कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है. इसीलिए हम कहते हैं फेडरलिज्म. अदरवाइज इसका अपोजिट होता है यूनिटरी, जहां पे यूनिटरी में सिर्फ एक ही को हक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी अथॉरिटी होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, कानून बनाएगी, ठीक है ना. बट फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होता है. फेडरलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि लिमिट्स, अपने अपने लिमिट्स, अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन, लॉज एंड ऑर्डर. तो हम वही अब डिस्कस करेंगे बेटा. आगे हम देखेंगे कि इसकी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि सर आपने बता दिया फेडरलिज्म होता है जहाँ पे पावर डिवाइड होती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक, हमें इतना समझ में आ गया. पावर, लेकिन बेटा कौन सा पावर, ये इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं. पावर मीन्स कि आपको लॉज, आपको कानून बनाने का जो हक मिलता है, जो आपको कानून, आप डिफरेंट डिफरेंट लॉज अपने स्टेट के लिए बना सकते हो, सेंट्रल अथॉरिटी अपनी लॉज बना सकती है. तो वही हमें देखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे सर सेंट्रल अथॉरिटी, आप हमें बताइए सेंट्रल अथॉरिटी कौन सा ऐसा लॉ बनाती है जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, बनाती है ना. कौन सा लॉ, जरा गेस करो. वेरी गुड, किसने बताया, महविश ने बताया. वेरी गुड, महविश ने बताया. सर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाती है फॉर एग्जांपल जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है. फॉर एग्जांपल डिफेंस, डिफेंस के जो भी लॉज होते हैं, जो भी कानून होता है, जो भी फैसला लेना पड़ता है डिफेंस पे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है. फॉर एग्जांपल फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स के कोई भी, हमें किस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, किस कंट्री के साथ हमें ट्रेड करना है, किस कंट्री के साथ हमें रिलेशंस रखने हैं, ट्रेड कॉमर्स करना है, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट से इतना उनका राइट नहीं है जितना किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का. सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग देख के, पूरे इंडिया के प्रोस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट को देख के फिर बताती है कि कौन से, जैसे हमें रशिया से ऑयल परचेज करते हैं, राइट,
हमारा ट्रेड होता है रशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड होता है, डिफरेंट कंट्रीज के साथ फॉरेन अफेयर्स, अच्छे रिलेशंस रहते हैं या खराब रहते हैं, जो भी वो डिसाइड कौन करता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, राइट। सिमिलरली सर आपको तो बोलोगे बच्चों कि सर आप हमें बताइए कि अब स्टेट जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं ये अपने अपने लॉज कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर, क्या लॉ एंड ऑर्डर होगा, या पर्टिकुलरली पुलिस की पर्सपेक्टिव में आपको कोई कानून बनाना है, या उस स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, या इलेक्ट्रिसिटी को देखना है ना, या लिमिटेड ट्रेड विद इन द स्टेट देखना है, ये कौन देखेगा, ये अपनी अपनी गवर्नमेंट देखेगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा दिस इज गवर्नमेंट ए, दिस इज गवर्नमेंट ए, दिस इज गवर्नमेंट बी, ठीक है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका काम होता है आपका डिफेंस का, DFENC डिफेंस का, इसका काम होता है फॉरेन अफेयर्स का। बट जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है बेटा ये देखती है आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल और डेली एडमिनिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट, ठीक है ना बेटा। तो जो आपकी गवर्नमेंट भी है स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंस की गवर्नमेंट, इसका काम है आपको डेली एडमिनिस्ट्रेशन देखना, इलेक्ट्रिसिटी देखना, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपके स्टेट में है या नहीं है, या लोकल ट्रेड देखना, आपके स्टेट में लोकल ट्रेड कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, प्रिवेंट करना, ये इसी स्टेट की अपनी, यही फेडरलिज्म की ये एक खूबी है बेटा कि आपको क्या है अपने अपने दायरे में रह के काम करना पड़ता है। आपको क्या होता है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इसके इंटरफेयर नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इसके इंटरफेयर नहीं करेगी इसके जो भी प्रोविंसेस है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पार्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट के इंटरफेयर कर सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो राइट नाउ तो आप ये देखो ये होता है आपका फेडरलिज्म, जहाँ पे पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंटली क्या होता है डिवाइड किए जाते हैं। तो बट आप ऐसा नहीं है कि आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो और ये आप कल तक चाहो अपनी मर्जी से इंटरफेयर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा चीज है जो हमें गारंटी देती है कि आप ये जो प्रोविंसेस हैं स्टेट गवर्नमेंट के, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज बनाएगी। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविंसेस हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बनाएगी, अपना अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे यहाँ पे हमने बताया गया कि गवर्नमेंट विद पावर इज डिवाइडेड, अपने अपने पावर डिवाइड किए गए हैं। कोई मेरे को बताएगा बेटा क्लास में कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें ये गारंटी या अथॉरिटी देती है इस चीज के बारे में। तो इसका आंसर सही आया, अगेन वेरी गुड साहिल, साहिल का आंसर सही है। साहिल इज सेइंग सर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट थिंग जो अथॉरिटी देती है कि अपने अपने प्रोविंस में खुद के लॉ बना सकते हो। वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम ये कर सकते हैं और यही फेडरल फीचर है, यही फेडरलिज्म की खासियत खूबी होती है कि आप अपने अपने दायरे में रह के कानून लॉज वगैरह बना सकते हो और कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। बट अगर हम इसके अपोजिट देखेंगे बेटा, इसके अपोजिट कौन सी गवर्नमेंट आएगी बेटा? वेरी गुड, जल्दी बताओ मेरे को। मुस्कान का आंसर आ गया, वेरी गुड, मुस्कान इज सेइंग सर यूनिटरी गवर्नमेंट आई। वेरी गुड, यूनिटरी गवर्नमेंट। अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करेंगे बेटा, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक ही सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वही कंट्रोल करती है। जैसे आप चाइना की बात करोगे फॉर एग्जांपल, वहां पे एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी जो पावर में, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ना, वो अपने अकॉर्डिंग ही कंट्री को रन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही सारी पॉलिसीज बनाते हैं और सब पे एप्लीकेबल होती है। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है बेटा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे सेंट्रल में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, वो सेंट्रल डिसाइड करता है सारे इंडिया के लिए। बट आप कोई इंटरनल मैटर होते हैं जो आपके खुद के लॉ एंड ऑर्डर होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो अपनी स्पेसिफिक प्रोविंसेस या स्टेट खुद देखते हैं। यही एक फीचर है हमारे फेडरलिज्म का जो इंडिया में पाया जाता है। तो दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। आई होप आप लोगों को फेडरलिज्म का कंसेप्ट समझ आ गया। इन केस अगर किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे प्रॉब्लम है समझने में, ही और शी कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, तो आई विल लव टू रिप्लाई देम, ठीक है ना। वेरी गुड। तो एक बार सब थम्स अप करके बता दीजिए कि सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है फेडरलिज्म का। उसके बाद वी विल मूव टू फर्दर, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म डिस्कस करेंगे। एक बार सब बता दीजिए। यस 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 सर, यस सर समझ आ गया। वेरी गुड, नाइस नाइस, वेरी गुड।
वेरी गुड, एवरीबडी सेइंग सर समझ आ गया, तो दैट इज वेरी फाइन, बहुत अच्छा लगा सुन के बेटा। तो अब हम डिस्कस करेंगे, अगर इन केस कहीं पे डाउट रहता है यू कैन आस्क नेक्स्ट क्लास में जब भी आपको मन चाहे। तो दिस वाज फेडरलिज्म का कंसेप्ट, ठीक है ना। अब हम देखेंगे सर जो आपने बताया था ये तो हमें आ गया समझ, फेडरलिज्म क्या होता है सर। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, लास्ट ईयर मैंने एक क्वेश्चन देखा था सर, ऐसे पेपर में टर्न कर रहा था या कर रही थी, तो वहां पे मेरे को एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन देखने को मिला जो प्रीवियस ईयर जेके वो उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था राइट डाउन सम ऑफ द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, राइट, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो सर क्या आप वो एक्सप्लेन करेंगे? व्हाई नॉट बेटा। अब इसके बाद हम वही टॉपिक उठाएंगे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है ना। ओके नाइस, चलो हम डिस्कस करते हैं अब सेकंड टॉपिक हमारा, दैट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सो बेटा लेट्स स्टार्ट हमारा सेकंड टॉपिक। फर्स्ट हमने डिस्कस किया व्हाट इज फेडरलिज्म, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें इंडियन फेडरलिज्म में देखने को मिलते हैं। अगर ये फीचर्स हमें किसी कंट्री में देखने को मिल गए ना, दैट मीन्स आप समझ लेना वो कंट्री जो है बेटा, कौन सी कंट्री है, फेडरल कंट्री कहलाएगी, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट फीचर जो अगर आपको देखना है कोई कंट्री फेडरल है या नहीं है, आप देखोगे उस कंट्री में क्या टू और मोर देन टू लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट है या नहीं है। अगर किसी कंट्री में टू और मोर लेवल्स या लेवल्स, या आप इसको टायर भी कह सकते हो, टायर ऑफ गवर्नमेंट, बेटा अगर किसी कंट्री में आपको दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट देखने को मिलेंगी ना, टायर ऑफ गवर्नमेंट कैसे, फॉर एग्जाम्पल सर ये बात समझ में नहीं आई, दो या दो से गवर्नमेंट कैसे हो सकती है, कंट्री तो एक ही है। देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत इंडिया, दिस आवर कंट्री। तो अब इस कंट्री में आप अगर देखोगे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें अगर हम देखेंगे स्टेट एज अ स्टेट और एज अ यूनियन, हमें दो गवर्नमेंट देखने को मिलती है। कैसे? एक तो हमने कहा फेडरलिज्म का ये बेसिक कोर प्रिंसिपल ये है कि एक सेंटर पे गवर्नमेंट होगी, सेंटर पे हमें गवर्नमेंट है, उसके बाद एक हमारे रेस्पेक्टिव स्टेट में भी अपनी गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारी यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे अपनी हमें गवर्नमेंट है, राइट नाउ किसकी गवर्नमेंट है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है। सिमिलरली अगर आप बात करोगे दूसरे स्टेट्स में, अदर स्टेट में अदर गवर्नमेंट होती है। और यही होती है कि फेडरलिज्म का एक प्रिंसिपल है कि आपको वहां दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मिलेंगे। सर दो तो समझ में आ गए, आपने बताया एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होती है, ठीक, लेकिन ये थर्ड जो आप बता रहे हो ये कैसी गवर्नमेंट होती है, दो से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल सर। सो ये किसका क्वेश्चन है, ये हमें मेहरान का क्वेश्चन है। मेहरान इज आस्किंग सर दो तो मुझे आ गया समझ कि एक स्टेट और एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, तो हम फेडरलिज्म में जहाँ पे हमें दो गवर्नमेंट ये दिखेगी हम कहेंगे दिस कंट्री इज अ फेडरल कंट्री। बट थर्ड लेवल कौन सी होती है? तो बेटा थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी होती है, जैसे यहाँ पे हम अगर ऐसे ट्राइंगल के थ्रू समझेंगे, यहाँ पे हम तीन बना दिया, टॉप फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, ठीक, सेंट्रल, यहाँ पे आ गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड जो हमें देखने को मिलेगी, कोई गेस करेगा, कोई गेस करेगा जरा, कोई क्लास में एनीबॉडी इन द क्लास हु कैन गेस कि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, तो आई विल अप्रिशिएट हिम और हर। तो देखते हैं किसने बताया। वेरी गुड मुस्कान, अगेन मुस्कान ने कहा कि सर थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती है यह आपकी लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है। वेरी गुड, एवरीबडी इन द क्लास प्लीज क्लैप्स फॉर मुस्कान। सो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वेरी गुड, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं पंचायती राज और या म्युनिसिपैलिटीज। पंचायती राज रूरल एरियाज में होती है, म्युनिसिपैलिटीज अर्बन एरियाज में होती है। तो ये गवर्नमेंट के पास अपने पावर्स होते हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने पावर्स होते हैं कानून बनाने के, कोई भी लॉज बनाने के। लोकल लेवल के पास क्या सर, लोकल लेवल के पास भी अपने लॉज होते हैं, कानून, वेरी एग्जैक्टली, यू आर 100% ट्रू। लोकल लेवल के पास अपने कानून, अपने तरीके से वो टैक्स लगाते हैं, अपने तरीके से अपनी वो एरिया को देखभाल करते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ से पॉसिबल नहीं है इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में कि हर दिन या हर रोज सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर उठ के गाँव के रिमोट एरिया तक डेली पहुंचेंगे प्राइम मिनिस्टर और देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है, कानून कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, वाटर सप्लाई कैसी है।
मत दे सकते हैं, इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल हर दिन आना। तो दैट इज वाई इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये प्रोविंस दिया है, फेडरल फीचर रखा कॉन्स्टिट्यूशन में। जब भीमराव अंबेडकर या बाकी हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने फेडरल फीचर इसीलिए रखा क्योंकि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। अब ये करने से क्या हुआ सर, ये करने से ऐसा हुआ कि हमारी जो कंट्री है ये अच्छे से फंक्शन कर रही है, अच्छे से रन कर रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे लोकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे जो सरपंच है, वहाँ पे जिला परिषद है, वहाँ पे पंचेस वगैरह है ना, तो वही सॉल्व करते हैं इस मैटर को, ठीक है ना। उसके बाद स्टेट लेवल, उसके बाद सेंट्रल लेवल, ये होता है फेडरलिज्म का फीचर। तो अगर आपको किसी कंट्री में इस टाइप की गवर्नमेंट देखने को मिलेगी जहाँ पे स्टेट भी है, सेंटर भी है, लोकल भी है, या दो है या दो से ज्यादा है, तो आप समझ जाना कि ये कंट्री सर, ये कंट्री जो है, हमें तसदुक सर ने बताया था कि अगर इसलिए इस टाइप का अगर कहीं आपको गवर्नमेंट मिला तो आपको डायरेक्ट आपके माइंड में ये कंसेप्ट आ जाएगा, सर दिस कंट्री इज ए फेडरल कंट्री, दिस कंट्री इज ए फेडरल कंट्री। वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ फेडरलिज्म। कल तक एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर भी जेके बॉस ने पूछा है, तो एग्जैक्टली आपको ऐसे ही लिखना है। एट द एंड ऑफ द यूर सेंटेंस आपको एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल देने आप ऐसे मेंशन करोगे, आपको बराबर मार्क्स देंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। तो सर सेकंड फीचर, पहला फीचर तो हमें समझ में आ गया सर, आप सेकंड फीचर भी समझाएंगे? यस, वेरी गुड, व्हाई नॉट, हम आपको सेकंड फीचर भी समझाएंगे कि सेकंड फीचर फेडरलिज्म का क्या होता है। देखो बेटा, jurisdiction of the respective level of government are specified in the constitution। तो बेसिकली ये जो रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट का जो आपको jurisdiction है ये स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सर समझ में नहीं आया, पढ़ तो लिया हमने लेकिन समझ में नहीं आया हमें, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझाने के लिए है ना। वेरी गुड। तो देखो jurisdiction ऑफ द रेस्पेक्टिव, जो भी मैंने आपको बताया ये तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, मैंने आपको बताया बताया ना। वेरी गुड। अब सर इन तीनों लेवल के अपने अपने jurisdiction है। jurisdiction होता है कानून, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन बनाने के अपना अपना हक, अपना अपना दायरा, ठीक है ना। सर क्या ये दायरा अपना अपना जो इनको है, क्या ये कहीं पे लिखा गया है, क्या जस्ट हम ऑरली फॉलो कर रहे हैं? अगर हम ऑरली फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, क्या ये एक दूसरे की ना माने, ये सेंट्रल लेवल स्टेट स्टेट लेवल की ना माने, ये इन पे अपना हक थोपे, है ना, अपना लॉस थोपे, ऐसा भी तो पॉसिबल है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। बट बेटा इसी चीज को निग्लेक्ट करने के लिए, इसी चीज को नलीफाई करने के लिए, इसी चीज को जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको इस चीज का पता था बेटा कि आने वाली फ्यूचर में 50 साल 100 साल के बाद कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकते हैं, और अगर रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो कैसे लोग मानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यही लोग थोड़ी थे जिन्होंने बनाए थे कानून, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दूसरे थे, आज से 70 ईयर्स पहले जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। तो फिर क्या हुआ बेटा, इस चीज को आपने एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिख के रख दिया जिसको आपने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, स्पेसिफिकली लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या अधिकार हैं जिन पे वो कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से लॉज बना सकती है, कौन कौन से अधिकार हैं उसको, लोकल गवर्नमेंट के कौन कौन से हक हैं। ऐसा थोड़ी है कि लोकल गवर्नमेंट कल तक इंटरफेयर करे, हम भाई हम जाएंगे दिल्ली में, हम वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या सेंट्रल गवर्नमेंट कल तक हर दिन चली आए लोकल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की, हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, रोड देखेंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसी चीज को कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अपने jurisdiction रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह तौर पे एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपका क्वेश्चन है सर ये हमें समझ में आ गया, ठीक है, पहला फीचर भी हमें समझ में आ गया, सेकंड फीचर भी हमें समझ आ गया सर, लेकिन आपने सेकंड फीचर की एग्जांपल नहीं बताई सर, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो जाएगी। अगर आप इतना ही बता देंगे सर jurisdiction ऑफ द स्पेसिफिक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सर हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, आपको बताना पड़ेगा सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा गया है कि आपका jurisdiction जो है वो स्पेसिफाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आपके माइंड में यही चल रहा है ना, एग्जैक्टली हमें आ जाता है समझ, देखा, कोई बात नहीं, चलो हम बताते हैं आपको। तो ये जो है ये स्पेसिफाई किया गया है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि शेड्यूल किसको कहते हैं, आने वाले जब 11th में आप इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो आपको पता होगा, आप वहां पे पढ़ोगे शेड्यूल क्या होते हैं,
पार्ट्स क्या होते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के। बट स्टिल आपकी रेफरेंस के लिए जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो क्या काम किया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा मैनेज करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इजी बनाने के लिए हमने उसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट आर्टिकल्स में, डिफरेंट स्केड्यूल्स में, डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है ना। आप ऐसे समझ के चलो। तो इसलिए हमने डिवाइड कर दिया सो दैट हमें इजी वे में हम क्या पढ़ें, इसको पढ़ सके, समझ सके कहाँ पे कौन सी चीज लिखी गई है। तो इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल्स बनाते हैं, डिफरेंट स्केड्यूल्स बनाते हैं। तो उन स्केड्यूल्स में से जो 8 स्केड्यूल है ना बेटा, वो बात करता है आपके पावर डिवीजन का, फेडरलिज्म की बात करता है। वो बात करता है डिफरेंट 3 लेवल्स ऑफ, वो बात करता है कि आपकी यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन कौन से अधिकार हैं। वो बात करता है आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से अधिकार हैं, कहाँ कहाँ पे वो कानून बना सकते हैं। वो बात करता है आपके सब्जेक्ट के 7th शेड्यूल बात करता है कनकरेंट लेवल्स में, 3 लेवल्स ऑफ, एक आता है आपका यूनियन लेवल, एक आता है स्टेट लेवल, एक आता है बेटा वेरी गुड कनकरेंट लेवल। अब यूनियन गवर्नमेंट वो होता है बेटा जहां पे खाली यूनियन को, सरकार को हक है वो कानून बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट मैंने आपको पहले भी बताया खाली स्टेट का हक है, वो वहां पे कानून बनाएगी। और कनकरेंट होता है बेटा जहां पे दोनों मिल के कानून बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट आ गया आपका, आपको कोई ऐसा एरिया आ गया जहाँ पे दोनों में जो ओवरलैप हो रहा है, तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें दोनों मिल के कानून बनाते हैं, सेंट्रल भी और स्टेट में, स्टेट मिल के कानून बनाते हैं। तो यही चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिसडिक्शन अपना अपना स्पेसिफाइड करके रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, भैया आपका यहाँ पे हक है, भैया आपका यहाँ पे हक है, आपका यहाँ पे हक है। इसलिए आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना आगे आने वाले समय में। तो हर एक अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन में कानून बनाएगा विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसी को अगर हम बताएं कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन किया गया है, कल तक आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे ही लिख के आगे एग्जाम्पल में 7th शेड्यूल लिखना है, और आगे आपको स्टेट लेवल, यूनियन लेवल एंड कंकरेंट लेवल लिखना है। वेरी गुड, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। चलो अब हम करते हैं थर्ड जो इसका फीचर है हमारे फेडरलिज्म का, उसको डिस्कस करते हैं। कि सर दो तो हमें समझ में आ गए, पहला आपने बताया कि फेडरल फीचर ये होता है कि दो या दो से ज्यादा होते हैं गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर हमें किसी कंट्री में दूसरा ये दिखता है कि आपको स्पेसिफाइड फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, दैट मींस कंट्री इज अ फेडरल कंट्री। अब थर्ड ये है सर, एक क्वेश्चन जाते जाते थर्ड डिस्कस करने से पहले सर एक क्वेश्चन आप बता दीजिए प्लीज। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आप बता दीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों में मेंशन नहीं किया गया है, तो वहां पे किसका हक होगा, है ना। कोई ऐसा सब्जेक्ट भी जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज से 70 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, मत थी बेटा। तो उस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कैसे वो डालते, किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब वो चीज था ही नहीं। तो अगर कोई ऐसी चीज आती है बेटा जो स्पेसिफाई नहीं की गई है ना, तो सेंटर स्टेट किसी को भी, तो वहां पे बेटा किसका हक होता है, कैन यू गेस किसका हक होगा। वेरी गुड, लॉज बनाने का, नाइस, यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। सर वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा, वहां पे यूनियन गवर्नमेंट को ये राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि आप वहां पे कानून बना सकते हो। उसको कहते हैं रेजिडेंटरी पावर्स, बचे हुए लाभ, रेजिडेंटरी पावर्स आर गिवन टू द यूनियन और सेंट्रल। ये हो गया ना, ठीक। अब हम देखते हैं थर्ड, दैट इज फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिलेटरल चेंज बेटा, थर्ड फीचर जो फेडरलिज्म का है वो आपको ये देखने को मिलता है कि फेडरलिज्म में एक फीचर ये है कि जो भी फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोई मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो है वो बेसिक जो होते हैं ना, तो वो क्या है, वो आप यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि यूनिलेटरली चेंज, पहले मैं आपको बता दूं फंडामेंटल प्रोविजंस क्या होते हैं। फंडामेंटल प्रोविजंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, है ना, प्रीएम्बल है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो फंडामेंटल है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है बेटा। क्या, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेसिक्स हैं, इनके बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। आप देखो फंडामेंटल राइट अगर आपको नहीं होंगे तो आपकी लाइफ जो है ना वो अच्छे से स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये फंडामेंटल कहलाते हैं, ये बेसिक्स कहलाते हैं, फंडामेंटल प्रोविजन। तो अगर आपको इन सारी चीजों में कोई अमेंडमेंट करनी है, इन सारी चीजों में कोई तब्दीली लानी है, कोई चेंज लानी है, फॉर एग्जांपल आपको फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज लानी है,
आपको कोर प्रिंसिपल सेक्युलरिज्म हो गया, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कुछ चेंज करना है, तो इसके लिए बेटा आपको क्या चाहिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी अकेले दम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले दम पे इसको चेंज नहीं कर पाएगी इन सारे फीचर्स में। ऐसा नहीं है कि आज रात सोए हम, कल तक हम उठे, अचानक सुबह हमारे माइंड में आ गया हम सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे माइंड में आ गया चलो बेटा मैं आपको 5-6 लोगों को 15-20 लोगों को साथ में लेंगे, चलो आज हम क्या काम करेंगे, आज भैया ये फंडामेंटल राइट्स ना कुछ मेरे को जच नहीं रहे, मुझे लगता है फंडामेंटल राइट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा, ऐसा आ गया आपके माइंड में या मेरे माइंड में आ गया, तो क्या हम यूनियन गवर्नमेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो हम चेंज कर देंगे इसको, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। आप अगर चाहो भी फिर भी इसको खुद से चेंज नहीं कर सकते हो, जब तक ना आपका आपको क्या है, आपको बाकी लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इनसे भी पूछना पड़ेगा, कुछ लेवल्स कुछ चीजों में इनसे भी पूछना पड़ेगा। तो अब पहले तो आपको इन्हीं से, आप देखो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, आपको हर एक स्टेट से पूछना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको फिर 15-16 स्टेट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। कोई भी चीज अगर जैसे जीएसटी की बात हुई थी वो लाना था, तो 16 स्टेट ने जब हाँ किया, रिकमेंडेशन दी, उसके बाद वो पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज वो नहीं हो पाता। सिमिलरली अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स, इसमें चेंज लानी है, बेसिक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करने हैं, तो उसके लिए इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट इज वेरी इम्पेरेटिव, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको बाकी स्टेट से भी पूछना है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स की रिकमेंडेशन आपको चाहिए हो, तो उसको 2/3 मेजोरिटी कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी जब पार्लियामेंट में लाते हैं, वो भी हम आगे इंशाल्लाह जो 11th में हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह हम वहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको डिटेल में सिलेबस में है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको फंडामेंटल प्रोविजंस चेंज करने हैं, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट लानी है, कोर प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे सेक्युलरिज्म हो गया, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है ना, अगर इन सारी चीजों में आपको चेंज यूनिलेटरली स्टेट गवर्नमेंट चाहे नहीं ला सकती है अकेले दम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे नहीं ला सकती है अकेले दम पे, जब तक ना सेंट्रल गवर्नमेंट हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट लेगी, है ना, उनसे मशवरा लेगी, जब वो हाँ बोलेंगे एटलीस्ट 15% हाफ ऑफ 50% हाफ ऑफ द स्टेट, उसके बाद जाके कोई अमेंडमेंट आ सकती है और कोई चेंजेस आ सकती है उस चीज में। ये फेडरल फीचर है, दैट मीन्स अगर ये नहीं होता, अगर हम इसके अपोजिट देखें यूनिटरी, वहां पे किसी को पूछना ही नहीं है ना, यूनिटरी में किसी को पूछना ही नहीं है, बट सेंट्रल में आपको यही होता है फेडरलिज्म में कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी रिकमेंड करना पड़ता है, उससे भी पूछना पड़ता है। सो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये 3 फीचर्स अच्छे से समझ आ जाए, आए होंगे, जिसको समझ में आए हैं प्लीज थम्स अप करें और बताएं कमेंट सेक्शन में एवरीवन फाइन, देन हम डिस्कस करते हैं बाकी रिमेनिंग जो उसकी कुछ फीचर्स हैं, ठीक है ना। सो Navish, Muskan, Sahil, Musab, everyone, clear sir, very good, nice, clear sir, very good, everybody is saying sir, clear sir, तो we will move हमारे फोर्थ फंडामेंटल फीचर जो है इसका फेडरलिज्म का, वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं, बहुत ही एक्साइटेड है हम देखने के लिए सर, हम वो देखेंगे अब क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद चलो हम डिस्कस करते हैं फोर्थ फीचर। सो बेटा 3 फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए है ना, आई होप कि 3 फीचर सब किसी हर एक को समझ में आ गए। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ फीचर जो है बेटा फेडरलिज्म का, वो है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इन पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, एक तो लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट और इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फेडरलिज्म में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज लिखी गई है बेटा जो इंटरप्रेट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, अब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसको जस्टिफाई नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट बायस हो जाए, अपने फायदे के लिए अपने हित में उसका क्या करे, अपने फायदे के लिए उसका इंटरप्रिटेशन दे दे, तो इसलिए थर्ड पार्टी वहां पे फेडरल गवर्नमेंट में रखी जाती है जिसको कहते हैं कोर्ट्स। तो कोर्ट्स का ये काम होता है कि ये इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर कोई बात कॉन्स्टिट्यूशन की आपको समझ में नहीं आ रही है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेटा बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला मैं गुस्से में, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं गुस्से में, तो कुछ क्या पता कुछ लोग इसको इंटरप्रेट ऐसा करें कि सर बोल रहे हैं मैं लड़ाई के मूड में हूँ, कुछ लोग इसको ऐसा इंटरप्रेट करें कि सर को आज पढ़ाने का मन नहीं है, कुछ लोग इसको ऐसा इंटरप्रेट करें कि शायद सर हमारी वजह से गुस्से में है ना। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट पीपल हैव कैन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली
कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बात लिखी गई है, फॉर एग्जांपल जो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रही है, तो वहां पे फिर किसकी चलेगी? तो वहां पे आते हैं कोर्ट्स का रोल। तो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, तो इनका रोल आता है। तो ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन के उस पार्ट को इंटरप्रेट करते हैं, पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का पावर इन्हीं के हाथ में है, क्योंकि ये न्यूट्रल होकर आंसर देंगे, ना तो स्टेट के हाथ में ना तो सेंट्रल के हाथ में, जो ठीक होगा उसी के हाथ में, ठीक है ना। पावर टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इसके बिना एक और चीज है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट स्पेसिफाई किए गए हैं, उनको भी यही इंटरप्रेट करते हैं कि ये लेवल, ये पावर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, ये अपनी अपनी थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का पावर है। तो ये इंटरप्रिटेशन करना भी इन्हीं का काम होता है। दैट इज वाई इनको बताया गया है कोर्ट्स को कि ये इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पावर को, कौन कौन से गवर्नमेंट को कौन कौन सा हक है। जैसे हमने बात की थी स्टेट, सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट, तो उनका पावर अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यही एक्ट करते हैं एज ए गवर्नमेंट को, एज एन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है ना बेटा। तो वेरी गुड, आगे आप लोगों को ये फोर्थ वाला पॉइंट भी समझ, नाइस। सो अब हम देखेंगे फिफ्थ वन, ये भी कोर्ट्स के रिलेटेड है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर, एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। अब बेटा अगर फॉर एग्जांपल दिस इज वेरी कॉमन कि डिस्प्यूट पैदा हो सकता है ना, डिस्प्यूट पैदा हो सकता है बिटवीन दीज 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट और 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो अभी हमने बात किया, ये सेंट्रल लेवल, ये स्टेट लेवल, ये आपका लोकल लेवल। अगर इनमें डिस्प्यूट पैदा हो गया फॉर एग्जांपल कल तक, तो कौन ऐसा पर्सन है, कौन ऐसी अथॉरिटी है जो आके इंटरप्रेट करेगी, जो आके क्या काम करेगी, कोर्ट को एज एन अंपायर, एज एन हेड लेवल काम करेगी, जो बताएगी हाँ कौन सही है कौन गलत है, कौन ऐसा है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है, कौन ऐसा है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे रोल आता है हाईएस्ट कोर्ट का। अब जैसे अपेक्स कोर्ट जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, तो उनका रोल आता है, ये अंपायर, अंपायर का क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल आउट, हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना, उसमें अंपायर होता है, अंपायर का काम क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉल गई, बैटर ने हिट किया, अगर वो आउट हो गया तो बैटर भी कंफ्यूजन में है, बॉलर भी कंफ्यूजन में है ना, दोनों कंफ्यूजन में है, तो वहां पे रोल आता है अंपायर का। तो अंपायर वहां पे रोल करता है कि डिसीजन देता है फाइनल कि कौन सही है कौन गलत है ना, आउट है या नहीं है, वो फाइनल वही बताता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर कोई डिस्प्यूट आ गया बिटवीन सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल या लोकल लेवल, तो वहां पे क्या होगा, कोर्ट्स आके फैसला देते हैं कि कौन ऐसा लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है, तो उसी का फिर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल बताया जाता है। आपको आया ना समझ, वेरी गुड। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन है ही और शी कैन आस्क। सो फोर्थ और फिफ्थ ये थे 5 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें बताते हैं कि अगर आपको देखना है फेडरल फीचर, अगर आप देखना है फेडरलिज्म कोई कंट्री है या नहीं है, आपको ये वाले फीचर्स वहां पे देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक। और अब हम डिस्कशन करेंगे एक दो फीचर्स और इसके, तो देन वी विल कंक्लूड आवर दिस टॉपिक, ठीक है ना, दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो हम एक दो इसके फीचर्स और डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है ना। वेल चलो, तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म, दैट इज हमारा सिक्स्थ फीचर। ओके, 5 अभी तक हमने डिस्कस किए, आई होप ऑल ऑफ सब लोगों को क्लियर है। अब हम सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो जो भी सोर्स है रेवेन्यू का, पैसा कहाँ से जनरेट आएगा, अपने अपने जो भी हमने बताया कि हमारे 3 डिफरेंट है ना लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, टायर ऑफ गवर्नमेंट है, तो अब इनका अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज होता है बेटा। तो जहां से ये पैसे कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू लाते हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली ये खर्च कर पाए, ठीक है ना। तो इसका ये है दैट इज क्लियरली स्पेसिफाइड, ये क्लियरली बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का सोर्स यहाँ से आएगा इस टैक्स से, सेंट्रल गवर्नमेंट का सोर्स यहाँ से आएगा, एंड जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है इसका सोर्स कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो ये क्लियरली स्पेसिफाइड है। इस वजह से क्या होता है बेटा, टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सो दैट अगर सोर्सेज आपके क्लियरली स्पेसिफाइड होंगे तो उससे क्या होगा गैस करो, उससे ये होगा कि आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो जाएगी। दैट मीन्स कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ठीक है ना। आप कोई भी काम करवाना चाहते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने एरिया में, तो अगर आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो आपको अलो करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, देन यू कैन एबल टू टेक एनी स्टेप, अदरवाइज नॉट। सो बट
इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई, अपने अपना एरिया है जहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और वो स्पेंड कर सकते हैं अपने अपने जुरिस्डिक्शन में, अपने एरिया में, सो दैट डेवलपमेंट हो जाए। तो इसी चीज को, यही होता है फेडरलिज्म, ये खूबी बताई गई है फेडरलिज्म की, एक खासियत है। अदरवाइज आपको यूनिटरी में ऐसा नहीं होता है, जैसा एक गवर्नमेंट चाहती है वैसा ही ऑल ओवर दी कंट्री चलता है। तो दिस वॉज अवर सिक्स्थ फीचर। अगर हम सेवेंथ फीचर की बेटा बात करें, सेवेंथ फीचर ये है कि फेडरलिज्म के हमें दो ऑब्जेक्टिव देखने, अगर ओवरऑल हम कंक्लूड करने पे आए कि फेडरलिज्म क्या है, तो फेडरलिज्म के हमें दो ऑब्जेक्टिव्स बेटा देखने को मिलते हैं। दैट कौन कौन से? एक है सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। जो फेडरलिज्म है ये सेफ गार्ड करती है और प्रमोट करती है यूनिटी ऑफ द कंट्री। इससे क्या होता है, फेडरलिज्म से आपकी कंट्री यूनाइट हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि आप हर एक को अपना अपना पावर देते हो, डिवाइड हो जाता है पावर। वो फॉर एग्जाम्पल स्टेट के लोग और सेंटर के लोग दोनों फिर खुश हो जाते हैं, अपना अपना पावर प्रोवाइड, क्योंकि इंटरफेरेंस बहुत नहीं होती है, ठीक है ना। उस वजह से सेफ गार्ड प्रमोट यूनिटी, इस वजह से कंट्री की पूरी यूनिटी कायम रहती है, ठीक है। सब लोग यूनाइट फील करते हैं कि हाँ फेडरलिज्म में हमें अपना हक, हमें अपने पावर खुद डिस्ट्रीब्यूट, हमें अपने पावर खुद फैसला लेने का अधिकार मिला गया है। तो दैट इज द रीजन लोग कनेक्टेड फील करते हैं उस कंट्री के साथ। तो इससे हमारी कंट्री की सेफ गार्ड हो जाती है, प्रमोट यूनिटी फैल जाती है, ठीक है ना, यूनिटी कंट्री का बन जाती है एक। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव फेडरलिज्म का ये होता है कि अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। इससे क्या होता है, आपकी जो डाइवर्सिटी है, सिंस इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, यू ऑल नो बेटा कि इंडिया बहुत, इंडिया में मतलब एक टाइप के लोग रहते हैं, इंडिया में डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं। तो अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, इससे क्या होता है कि आपकी एक रीजन, इलाके की जो डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करता है फेडरलिज्म। सब एक कनेक्टेड फील करते हैं, सब ये फील करते हैं कि हाँ कोई हमने जबरदस्ती पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ही थोप रही है, हमारी स्टेट को अपना पावर है, हमारी स्टेट को खुद पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे वो लॉज बना सकती है किन किन एरियाज में। तो दैट इज द रीजन बेटा कि इस वजह से आपकी सेफ गार्ड प्रमोट यूनिटी होती है कंट्री की। और सेकंड ये है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, आपके इलाका की जितनी डाइवर्सिटी है उसको साथ में लाने के लिए, उसको एक साथ एक जैसा फील करवाने के लिए, सबको अकोमोडेट करने के लिए आपका फेडरलिज्म जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल, ठीक है ना बेटा। तो दीज वर 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। आई होप सब लोगों को क्लियर है। इनफैक्ट अगर किसी को डाउट है कुछ, ही और शी कैन आस्क इन कमेंट सेशन, तो मैं इसको रिपीट करूंगा, ठीक है ना। तो किसी का डाउट? शाहिस्ता इज सेइंग सर सेफ गार्ड वाला कंसेप्ट 6 पॉइंट रिपीट कीजिए। 6 वाला पॉइंट, ओके बेटा देखो 6 पॉइंट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। हर एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जो 3 हमने लेवल ऑफ द गवर्नमेंट बताया मैंने आपको, सेंटर का, स्टेट का और आपका पंचायती लोकल गवर्नमेंट, तो इन तीनों का सोर्स जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है, बताया गया है कि इनको स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू टैक्स करेगी, है ना, लोकल गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू टैक्स करेगी, उनका अपना अपना हक लिया गया, उसमें कोई दूसरी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। और जब ऐसा होगा उससे क्या होगा बेटा कि आपके पास वो इंडिपेंडेंस आ जाती है कि आप फाइनेंस कलेक्ट कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से अपने स्टेट में यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना बेटा, समझ आया? वेरी गुड वेरी गुड, एक बार थम्स अप कर दीजिए सब, वेरी गुड नाइस। अब हम देखेंगे बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट और है, फेडरलिज्म, इंडिया का फेडरलिज्म और यूएसए का फेडरलिज्म, इसमें डिफरेंस हम देखेंगे क्या है, ठीक है ना। इसके बाद ये आ गया हमारा सेकंड चैप्टर ऑल कंप्लीट। आई होप आज सब लोगों को समझ आएगा, समझ आ गया तो गिव अ थम्स अप। अगर किसी को कुछ डाउट है, स्टिल थोड़ा सा डाउट, वो हम आगे क्लियर करेंगे बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा अब हम देखते हैं फेडरलिज्म यूएसए का और फेडरलिज्म हमारे इंडिया का, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम देख रहे हैं, इसमें वी विल डिस्कस के टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है ना। फेडरेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फेडरलिज्म के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म की बात करते हैं, यूएस में फेडरलिज्म की बात करते हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, देखो बेटा एक टाइप का फेडरलिज्म जो होता है उसको कहते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है ना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और फेडरलिज्म। सेकंड होता है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर इफ वी जस्ट सी द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, लिटरल है ना, तो दैट मींस कमिंग टुगेदर, दैट मींस यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट प्रोविंसेस, डिफरेंट स्टेट्स वो एक साथ आते हैं और अपना फेडरेशन बनाते हैं, है ना।
हर एक स्टेट अलग अलग स्टेट होता है, इंडिविजुअल स्टेट, वो एक साथ टुगेदर साथ में आते हैं और अपना एक इंडिविजुअल स्टेट क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप बात करोगे यूएसए की, यूएसए में क्या है कि बहुत सारे जैसे टेक्सास हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ये डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, कि जब सारे साथ में आ गए तो साथ में इन्होंने इन सारों ने मिलकर एक कंट्री बनाई जिसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट मीन ये सारे यूनाइटेड हैं साथ में। इस वाले फेडरेशन में क्या होता है कि ये बोथ पावरफुल होते हैं, आपका जो मेन आपको यूनिट सेंटर जो होता है वो भी पावरफुल होती है अथॉरिटी, और आपके स्टेट जो है वो भी इक्वली पावरफुल होते हैं, है ना। वो चाहें तो आपके ससीड भी कर सकते हैं, अपने स्टेट से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब दोनों पावरफुल होते हैं, सेंट्रल भी और स्टेट भी। कौन से फेडरेशन में बेटा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है ना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। इसकी एग्जांपल हमने देखी, जैसे यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब ऐसे कंट्रीज हैं जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में आते हैं, ठीक। बट अगर हम बात करें इसका अपोजिट, दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म वो वाला फेडरलिज्म होता है बेटा जिसमें क्या होता है कि आप एक साथ सारे स्टेट्स नहीं आते हो, बट आपको लाया जाता है एक यूनिट के द्वारा, एक सेंटर के द्वारा, आप सारे स्टेट्स को लाया जाता है साथ में, होल्ड किया जाता है टुगेदर। इसमें आप कॉमन सेंस लगाओ बेटा, मुझे बताओ इसमें कौन पावरफुल होता होगा। एज कम इसमें हमने बात की, यहाँ पे क्या होता है, दोनों पावरफुल होते हैं, दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटर और स्टेट। बट अब मुझे बात बताइए इसमें कौन होगा, अगर मैं देखूंगा कितने लोगों को समझ में आता है होल्डिंग टुगेदर वाले फेडरेशन में कौन पावरफुल होता होगा ज्यादा, सेंटर और स्टेट। मुश्ताक बोल रहा है सर सेंटर पावरफुल होता होगा सर, वेरी गुड। सेंटर जो है इट इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सक्सीड नहीं हो सकते हो, आप चाहो भी तो, लेकिन अलग नहीं होते। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर कल तक बोलेगा कि हम अलग करो इंडिया से, एमपी बोलेगा हमें अलग करो इंडिया से, या महाराष्ट्र बोलेगा अलग करो, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको होल्ड किया गया है, साथ में लाया गया है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और इसमें सेंटर जो होता है इट इज मोर पावरफुल देन स्टेट। स्टेट के पास भी ऑटोनॉमी होती है नो डाउट, बट स्टेट्स उतनी ऑटोनॉमी नहीं होती है जितना आपको कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में देखना मिलता है। आप सक्सीड भी कर सकते हो, लेकिन इंडिया के केस में और कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म वाले केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और स्टिल अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है ही और ही कैन आस्क, तो जस्ट रिकैप करते हैं। अभी तक हमने टोटल पूरा प्रोसेस क्या क्या पढ़ा है। इसमें हमने फेडरेशन वाला स्टार्ट किया चैप्टर। इसमें सबसे पहले हमने देखा टॉपिक बाय टॉपिक, हम कौन सा टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। उसमें फिर फर्स्ट टॉपिक हमने उठाया व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी, उसका कंसेप्ट देखा एग्जांपल के साथ, ठीक है ना बेटा। तो सेकंड टॉपिक हमने देखा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, है ना। हमने 7 फीचर डिस्कस किए बेटा। मैं आई होप कि आप सब लोग उनको घर पे एक बार और देख के आएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, सो दैट हम इजीली एग्जाम में एक क्वेश्चन भी हमारा गलत ना हो और अच्छे मार्क्स, बराबर मार्क्स लेके आ जाए, ठीक है ना। सेकंड हमने देखा व्हाट इज द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। उसके बाद थर्ड हमने देखा कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हमने यूएसए का देखा, उसके कॉन्ट्ररी में इंडिया का देखा। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली इंशाल्लाह आई विल ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, वो हम देखेंगे। इंडियन फेडरलिज्म में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, ठीक है ना। तो टिल देन, सो बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।